नादरीन, कतर बज़ाहिर ज्योग्राफी के हिसाब से छोटा सा मुल्क है, लेकिन कतर की आलमी सतह पर इंटरनेशनल स्टेज पे एक ख़ास पोजीशन है। डिप्लोमेटिकली कतर दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक में से एक कंसिडर किया जाता है। हालिया अगर आप कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं रीजन के अंदर, तो उसमें आपको कतर का बड़ा रोल नज़र आता है, कतरी डिप्लोमेट्स का बड़ा रोल नज़र आता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान की 20 साल की जंग चली, 20 साल तक ये जंग होती रही, इसको रिजॉल्व कराने में कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अफ़गान तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस था वो कतर में था। इसी तरह से ये जो हमास और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, तो हमास का भी एक तरह से यूँ समझे पॉलिटिकल प्रेजेंस मौजूद है कतर के अंदर, और कतर जो है वो फैसिलिटेट करता है। हॉस्टेजेस छुड़ाने हों, पीस अकॉर्ड्स करवाने हों, तो इसमें कतर एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा करता रहा है। कतर की एक और भी स्पेशल पोजीशन है, और वो ये है कि कतर LNG की जन्नत समझा जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी ये वो गैस जो कि आपके घरों के अंदर भी इस्तेमाल होती है खाना बनाने में, और हीटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर, और ये जो बिजली जनरेट की जाती है गैस से, वो ज़्यादातर इसी से की जाती है LNG। और दुनिया का सबसे बड़ा जो LNG का एक्सपोर्टर है वो कतर है। इनके पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, और ये उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से भी एक कंसीडर किया जाता है। अब कतर के साथ हिस्टोरिकली इंडिया के अच्छे टाइज रहे हैं। कतर मिडिल ईस्ट के उन ममालिक में से एक है जहां से इंडिया को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा होता है, रेमिटेंसेस इंडिया को मिलते हैं। कतर में बड़ी तादाद में इंडियंस काम करते हैं, हज़ारों की तादाद में, और वो इंडियंस जो है हर महीने अपने घर जो है वापस इंडिया पैसे भेज रहे होते हैं। तो मिडिल ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का सोर्स है, जहाँ से इंडियन वर्कर्स जो कि वहाँ लाखों की तादाद में रहते हैं, हर महीने अपनी फैमिलीज़ को पैसे कमा के भेज रहे होते हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमाउंट बनता है, उसमें से कतर भी एक है। कतर में भी बड़ा इंडियंस जो है वहाँ पर रहते हैं, और सारा उनका रोज़गार का सिलसिला लगा हुआ है। लेकिन मोदी जब से आया है, तो उन्होंने अपनी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस भी वो लेकर आए हैं, जो कि उनके पॉलिटिकल फैन बेस को तो इंडिया में सपोर्ट करती है, सूट करती है, लेकिन इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। मोदी ने आते ही इंडिया की जो बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी थी उसको छेड़ने की कोशिश की, जो कि विजिबली नज़र भी आई कोशिश, और इस तरह से मिडिल ईस्ट में चेंज करने की कोशिश की कि अरबों की जगह पे इजरायलियों को ये ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इंडिया जो है LNG कतर से लेता है, पेट्रोल और ये जो फ्यूल वगैरह ये लेता है UAE से, सऊदी अरब से, ईरान से, इनसे लेता है। इसी तरह से रेमिटेंसेस का मैंने आपको बताया कि अरब जो हैं ये मेन सोर्स ऑफ रेमिटेंस है इंडिया के लिए, लेकिन मोदी ने प्यार की पिंगे बढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझा इजरायलियों के लिए। अच्छा, प्यार की पिंगे तो वो मतलब बढ़ाता ठीक है, लेकिन इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी। इन्होंने क्या किया, मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने लोग भिजवा के इंडियंस, और नौकरी करवा रहा था ये इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। यानी इंडियंस जो थे बेचारे वो काम कर रहे थे इजराइल के लिए, और काम कौन से, डेटा इकट्ठी करना इजराइल के लिए, इंटेलिजेंस उनके लिए जनरेट करना, जासूसी करना, जासूसी। ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क होते हैं ना, आपको एक बात बताऊं, इनके अंदर हर खता माफ़ हो सकती है, हर जुर्म माफ़ हो सकता है, जासूसी का जो गुनाह है ना वो कभी माफ़ नहीं हो सकता। ये तमाम मुल्कों के अंदर ऐसा ही आपको नजर आता है, सर कलम कर देते हैं। जासूस अगर पकड़ा गया ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। कोई भले अमेरिका उनको कहे, कोई भी उनको कहे, कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इनकी स्टेट के ख़िलाफ़ क्राइम है, मुल्क के ख़िलाफ़, किसी किंग या किसी अशराफिया के ख़िलाफ़ नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़ क्राइम है, और ये नाकाबिले माफ़ी है। तो जासूस की सज़ा वहाँ पर मौत ही होती है, इन सारे मिडिल ईस्ट के तकरीबन जो ममालिक हैं उनके अंदर। मोदी सरकार के आने के बाद हुआ ये कि ईरान से लेके और अरबों तक ये जो ममालिक हैं वहाँ पर इंडियन जासूसों की एंट्री होती है, और इंडियन जासूस इंडिया के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे इजराइल के लिए। कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क के अंदर अपने लोगों की जान जोखिम में डाली जाए किसी दूसरे मुल्क के लिए, यानी उनके इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। अब मुख्तलिफ मुल्कों में इंडियन जासूस पकड़े गए हैं, सज़ा भी उनको हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिसेंटली केस सामने आया वो कतर के अंदर सामने आया कि जहां 8 इंडियन नेवी के जो लोग थे, इंडियन नेवी के लोग बड़े बड़े ओहदों पे फायद रहे थे, वो पकड़े गए। पूरा का पूरा गैंग बस्ट हुआ,
और कतरियों ने उनको पकड़ा तो पता चला वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इंडियन प्लेटफॉर्म से इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे। अब होता यह है कि कतर के अंदर एक कंपनी थी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। उस कंपनी में वैसे बहुत बड़ी तादाद में अक्सर जो लोग काम कर रहे थे वो इंडियंस थे उस कंपनी के अंदर, और वो भी ज़्यादातर जो थे इंडियन नेवी के बैकग्राउंड से। तो उनमें 8 लोग ऐसे थे जिनको कतर ने 2022 में पकड़ा था, और इस वजह से पकड़ा था क्योंकि वो जासूसी कर रहे थे और वो भी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। जब ये पकड़े गए तो अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि इंडियंस जेल्ड फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। द इंडियन नेशनल्स आर अक्यूज्ड ऑफ पासिंग अलोंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टेल्थ कैपेबल सबमरीन। सेंसिटिव डेटा कतर की जो थी वो उन्होंने इजराइल को देने की कोशिश की, पकड़े गए। केस चलता रहा। इंडिया जो है वो यहाँ से जनाब, जैसे कि रवायती तौर पर आप देखते हैं मीडिया के अंदर उनके जो डिफेंस एनालिस्ट कम और बीजेपी के पॉलिटिशियंस ज़्यादा लगते हैं, जज्बाती नारे मारते रहते हैं टॉक शोज़ के अंदर कि कतर क्या बेचता है हमारे सामने, हम तो कतर को ऐसा कर देंगे, कतर को वैसा कर देंगे, जैसे कनाडा के बारे में भी हाल ही में आपने देखा। और इंडियन जो सरकार है ये मिन्नतें तरले शर्मिंदगी के मारे, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े गए थे ना, तो मिन्नतें तरले करते रहे कि भाईजान अब इस बार जाने दें, आइंदा गलती नहीं होगी, देखते हैं क्या हुआ है क्या है, हमें कुछ नहीं पता। वो तो डिनाई करते रहे कि ये अगर कर रहे तो जासूसी, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, अगर ये कर भी रहे थे। लेकिन अगर हल्का हाथ रखें, हमारे नेशनल्स हैं, कोशिश करें कम से कम सज़ा दें। आज इस पर फाइनल वर्डिक्ट आ गया है आज, और 8 के 8 को सज़ाए मौत दे दी गई है, ख़त्म। कतर जो है उन्होंने डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी इंसारों के लिए। द वायर रिपोर्ट कर रहा है कि कतर 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैंडेड डेथ पेनल्टी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एक्सप्लोर ऑल लीगल ऑप्शंस। वो कंज्यूम कर चुके हैं तकरीबन लीगल ऑप्शंस, क्योंकि एज आई सेड वहाँ गल्फ स्टेट्स के अंदर जासूसी की सज़ा जो है ना इससे कम नहीं होती, ये बड़े सख्त होते हैं इस मामले में गल्फ वाले। वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड आर अवेटिंग डिटेल्ड जजमेंट, द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड। बड़ी कोशिश की ये जयशंकर की मिनिस्ट्री ने इनको छुड़वाया जाए, लेकिन आगे कतर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिप्लोमेटिक एतबार से। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो बाकी अरब नेशंस हैं वो भी मशकूक नज़रों से देखेंगे इंडिया को। इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा था, ये जो गांधी की सरकार थी ना, इन्होंने बहुत कोशिश की मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में इन होने के लिए कि हमें कोई सिक्योरिटी का रोल मिले, बहुत कोशिश की, काफ़ी कामयाबियाँ भी मिली इनको। लेकिन मोदी ने मेरे ख्याल से इंडिया को 20-25 साल पीछे कर दिया। ये जो इस तरह की हरकतें हैं ना, ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगी यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर। और सिक्योरिटी का रोल अरब मुल्कों में कम से कम, इजराइल के अंदर मिल जाए तो और बात है, लेकिन इजराइल को इंडिया के सिक्योरिटी रोल की ज़रूरत नहीं, इनको अमेरिका काफ़ी है। यहाँ पे इनको मिल सकता था, लेकिन अब इस तरह की जो हरकतें हुई हैं ना, रंगी हाथों एक के बाद एक पकड़े गए। इससे पहले आप देखें ईरान के अंदर कुलभूषण यादव जो था वो जासूसी का नेटवर्क चला रहा था पाकिस्तान में बैठ के। ईरान में वो गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा था, सुनारा बना हुआ था, ज्वेलर, ये उसका कवर था। वो भी नेवी का ऑफिसर था, इंडियन नेवी का। इतने निखट्टू किस्म के जासूस हैं कि इंडियन नेवी के। कभी कभी मैं सोचता हूँ रियली कि ये जो रिसेंटली जितने भी ज़्यादातर इंडियन जासूस पकड़े गए ज़्यादातर नेवी के लोग हैं। तो ये नेवी के लोग ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? इंडियन आर्मी में भी जासूस होंगे, इंडियन एयरफोर्स के भी होंगे, लेकिन रिसेंटली जो पकड़े गए हैं जो हाई प्रोफाइल वो नेवी के हैं। कतर ने भी नेवी के पकड़े, पाकिस्तान ने भी नेवी का कमांडर पकड़ा था कुलभूषण यादव। बहरहाल तो वो वहाँ ईरान से बैठकर और ये पाकिस्तान में BLA और दीगर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते में था और उनके ज़रिए यहाँ पर टेरर नेटवर्क फैला रहे थे बकौल पाकिस्तान के। तो उनको पकड़ के पाकिस्तान ने इंडिया को मैसेज, पता है क्या ऑफिशियल मैसेज क्या भेजा था? योर मंकी इज विथ अस। ये ऑफिशियल मैसेज इंडिया को भेजा गया था कि योर मंकी इज विथ अस, आपका बंदर हमारे पास है। तो बहरहाल ये एक नाखुशगवार वाक़या इंडिया के लिए पेश आया है, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे आने वाले दिनों में।